1989 की गर्मियों के अंतिम दिनों में एक पूर्व रॉयल ऑब्जर्वर कॉर्प्स सदस्य इंग्लैंड के नॉरफॉक तट से 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी की गैस रिग पर काम करते हुए कुछ अजीब देखता है। वो देखता है कि 3 विमान KC-135 टैंकर से ईंधन ले रहे हैं, जिनमें से 2 स्पष्ट रूप से F-111 हैं, लेकिन तीसरा विमान उस आदमी ने पहले कभी नहीं देखा। यह सैन्य विमान से भी ज्यादा कोणीय, लगभग एकदम त्रिकोण आकार का है। वह समूह जल्दी ही दिखना बंद हो जाता है और यूके तट की ओर बढ़ता है। मार्च 1990 में एविएशन वीक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक सनसनीखेज लेख में यह खुलासा किया। 1985 के संयुक्त राज्य अमेरिका के बजट में $2.2 बिलियन का आवंटन एक ब्लैक बजट विमान के निर्माण के लिए किया गया था, जिसे ऑरोरा नाम दिया गया, वित्तीय वर्ष 1987 के लिए। इसमें उल्लेख किया गया कि यह R&D के उद्देश्यों के लिए नहीं है, जिसका अर्थ है कि ऐसे विमान की तकनीक और डिजाइन पहले से ही मौजूद थी। फरवरी 1992 में कैलिफोर्निया के बील एयरफोर्स बेस पर लगातार दूसरी रात पर्यवेक्षकों ने असामान्य दृश्य देखा। आसमान में तेजी से उड़ता हुआ, औसत फाइटर जेट से भी अधिक गति से दौड़ता हुआ एक त्रिकोणीय विमान दिखाई दिया, जिसमें एक विशिष्ट लाइटिंग पैटर्न था जो स्टेल्थ फाइटर F-117 से मिलता जुलता था। इन लाइट्स में एक लाल लाइट नाक पर, 2 सफेद लाइटें विंग टिप्स पर और एक लाइट पूंछ पर थीं। पर्यवेक्षकों ने नोट किया कि विंग टिप लाइट्स एक दूसरे से लगभग दोगुनी दूरी पर थीं, जितनी F-117 में होती हैं, जबकि नाक और पूंछ की लाइट्स के बीच की दूरी लगभग 50% अधिक थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये विमान उस समय सार्वजनिक रूप से ज्ञात स्टेल्थ फाइटर्स की तुलना में काफी अलग आयामों वाला था। ये और अन्य टिप्पणियां जो लगभग एक दशक तक फैली थीं, गुप्त जासूसी विमान ऑरोरा के अस्तित्व के कुछ सुराग देती हैं। पहली बार देखे जाने के दशकों बाद कई लोगों ने इस विमान की क्षमताओं, उद्देश्य और यहां तक कि इसके अस्तित्व को लेकर भी कई सिद्धांत दिए हैं, जबकि आधिकारिक चैनल लगातार इसके बारे में होने वाली चर्चाओं को केवल अफवाह और शहरी किंवदंती बताते रहे हैं। आज हम आपको ऑरोरा की कहानी बताएंगे, वह गुप्त जासूसी विमान जो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। अगर ऑरोरा सच में है तो ये एक टोही विमान है, जिसे शायद 1980 के दशक के मध्य में बनाया गया और करीब एक दशक तक सक्रिय रहा। इस विमान की डिजाइन तेज त्रिकोणीय है और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता था। डिजाइन के मामले में ये XP-70 वल्किरी जैसा दिखता हो सकता है। वल्किरी मैक 3 या 2000 मील प्रति घंटे से ज्यादा तेज चल सकती थी। इसे 1950 के दशक में सुपरसोनिक रणनीतिक बॉम्बर के रूप में शीत युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ लगभग अपरिहार्य लगने वाले संघर्ष की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया था। मैक 3 की गति के कारण यह इंटरसेप्टर विमानों से लगभग पूरी तरह सुरक्षित था, जो तब बॉम्बर्स का मुख्य जवाब थे। चूंकि ऑरोरा 30 साल बाद विकसित हुई, इसलिए माना जा सकता है कि उसने वल्किरी की क्षमताएं पार कर ली थीं। ऑरोरा क्या कर सकता था, इसकी जानकारी कम है, क्योंकि इसका अस्तित्व सिर्फ कुछ देखे जाने की घटनाओं और अफवाहों तक सीमित है। देखे जाने की घटनाओं में अक्सर विरोधाभास होता है। कुछ पर्यवेक्षकों ने बताया कि विमान के साथ बहुत कम या बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, जो जासूसी विमान के लिए सामान्य है। हालांकि अन्य लोगों का दावा था कि ऑरोरा जैसे विमानों के दिखाई देने के साथ ही तेज धमाकेदार आवाजें भी सुनाई दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता था और सोनिक बूम पैदा कर सकता था। ध्वनि की गति मौसम पर निर्भर करती है, पर आमतौर पर विमानों को ध्वनि की दीवार तोड़ने के लिए 750 मील प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। आंखों देखी गवाही में अंतर इसलिए था क्योंकि ऑरोरा ध्वनि से तेज उड़ सकता था, लेकिन उसकी अधिकतम गति अज्ञात थी। पायलट परीक्षण या निगरानी में विमान को कम प्रोफाइल रखने के लिए धीमी गति से उड़ाते थे। विमान के आंतरिक हिस्सों की जानकारी बहुत कम है, जिससे हम ऑरोरा के डिजाइन का अनुमान नहीं लगा सकते। ये वल्किरी की तरह हो सकता था, जिसने तापमान की समस्याओं के लिए अपने ईंधन को उन्हीं सतहों के साथ घुमाया जो तापमान बदलाव झेल रही थीं। लेकिन यह मूल रूप से एक अनुमान का ही अनुमान है। इस विमान की जानकारी कम होने से ऑरोरा की समय रेखा तय करना मुश्किल है। इस विमान पर पहली बार 1990 में चर्चा तब शुरू हुई जब एविएशन वीक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की वो कहानी आई जिसका हमने पहले जिक्र किया। 1985 में ऑरोरा नाम की किसी चीज के उत्पादन के लिए था, इसलिए यह मानना तर्कसंगत है कि उसकी तकनीक पर पहले ही शोध और विकास हो चुका था। ऑरोरा के विकास के ठोस रिकॉर्ड न होने के कारण
1985 का बजट ही अफवाहों का आधिकारिक आधार माना जाता है। बजट में यह नहीं बताया गया कि ऑरोरा किस तरह का विमान है, लेकिन जिस मद से इसे वित्त पोषित किया गया उसी के आधार पर इसे टोही विमान माना जाता है। ऑरोरा के लिए फंडिंग ठीक उसी के बाद दिखाई दी जब टीआर एक उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान, जिसे जासूसी विमान भी कहा जाता है, के लिए फंडिंग दी गई थी। ऑरोरा को SR-71 ब्लैकबर्ड की जगह लेने का प्रयास माना गया था। ब्लैकबर्ड को शुरू में एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया था जो टीआर-1 टोही विमानों की सुरक्षा कर सके, लेकिन आखिरकार CIA ने महसूस किया कि ब्लैकबर्ड लड़ाई की तुलना में टोही के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त है। ऑरोरा शायद उस भूमिका को निभाने के लिए एक लड़ाकू विमान डिजाइन करने का प्रयास था, या ब्लैकबर्ड के डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो जासूसी कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सके। 1986 में फंडिंग लगभग $80 मिलियन थी, जो 1987 में अचानक $2.2 बिलियन हो गई। 1989 तक गवाहों ने तेज, शांत, काले त्रिकोणीय विमान देखने की रिपोर्ट दी थी। उसी साल नेवादा में गवाहों ने एक अनोखे त्रिकोणीय विमान को सुबह 6-7 बजे तेज गति से मुजावे रेगिस्तान के ऊपर उड़ते देखा। उन्होंने नोट किया कि विमान के पीछे बनने वाली जलवाष्प की लकीरें असामान्य थीं, जिन्हें स्ट्रिंग पर डोनट्स यानी लाइन के चारों ओर छल्ले की तरह बताया गया। इस अनोखे कंट्रेल पैटर्न को बाद में ऑरोरा से जोड़ा गया। 1991 में ऑरोरा से जुड़ी कई घटनाएं हुईं, लेकिन कुछ भी तय नहीं था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक के बाद एक असामान्य सोनिक बूम सुने गए, जिन्हें वहां के भूकंप वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि वे धरती की हलचलों से नहीं बल्कि हवा से आ रहे थे। इसका मतलब था कि कोई वस्तु, सबसे अधिक संभावना है कि कोई विमान, बार बार ध्वनि की गति को पार कर रहा था। इसी समय फ्लोरिडा में भी ऐसे बूम सुने गए। 1992 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसे ऑरोरा से और स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स में विमान को C5 में लोड करते देखा गया। C5 एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। स्कंक वर्क्स लॉकहीड मार्टिन के उन्नत विकास कार्यक्रमों का अनौपचारिक नाम है। लॉकहीड अत्याधुनिक और गोपनीय सैन्य तकनीक में है, इसलिए ऑरोरा का स्कंक वर्क्स में होना उचित है। ऑरोरा के आकार के विमान को C5 में ले जाना व्यवहारिक नहीं था। हालांकि जिस विमान को ले जाया गया उसके विवरण उस समय उपलब्ध जानकारी से मिलते थे। अटकलें हैं कि ऑरोरा जैसी वस्तु असल में एक हाइपरसोनिक ड्रोन था, जिसे बड़े ऑरोरा विमान से लॉन्च होना था। 90 के दशक में कुछ साल बाद ऑरोरा की कहानी मुख्य धारा में लोकप्रिय हुई। 3 जुलाई 1992 को वॉशिंगटन सिटी पेपर ने एक खबर प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि सबूत बन रहे हैं कि पेंटागन के गुप्त कार्यक्रम ने एक सुपर जासूसी विमान तैयार किया है। इस खबर में भूकंप विज्ञानी जिम मोरी द्वारा सिस्मोमीटर पर ध्वनि घटनाओं की रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया। सिस्मोमीटर प्रतिक्रिया करता था, फिर गड़बड़ी की पुष्टि के लिए कॉल्स आती थीं। एक भूकंप विज्ञानी के रूप में मोरी सतह में बदलावों का अध्ययन करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। पृथ्वी की हलचलें आमतौर पर एक पैटर्न में होती हैं, लेकिन ये घटनाएं वैसी नहीं थीं। मोरी को लगा ये गड़बड़ियां हवा से हैं। सभी घटनाएं गुरुवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच हुईं, जो किसी प्राकृतिक घटना के लिए चौंकाने वाली नियमितता थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वायुसेना के अधिकारियों ने मोरी को यह समझाने की कोशिश की कि वो गलत हैं और ये सोनिक बूम्स दरअसल पॉइंट म्यूगो के पास एक तटीय बेस पर अभ्यास कर रहे एक विमान से आए थे, लेकिन ये सच नहीं था। मोरी के आंकड़ों से पता चला कि सोनिक बूम्स उत्तर पूर्व यानी नेवादा से आए, जो लैंडलॉक्ड राज्य है और तटीय बेस के लिए नहीं जाना जाता। ये और भी अजीब था कि वायुसेना ने रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश तक की। बिल स्वीटमैन, जेनेस इंफॉर्मेशन ग्रुप के टेक्नोलॉजी एडिटर और सैन्य विमानों पर किताबों के लेखक कहते हैं, मैंने नहीं सुना कि गुप्त कार्यक्रमों में कोई अफवाहें या टिप्पणियां दबाने की कोशिश करता हो। उनके लिए अगर आप किसी बात को पूरी तरह गलत समझें तो वे खुश होते हैं। स्वीटमैन ने उसी साल बाद में कहा कि सोनिक बूम्स की आवृत्ति का मतलब है कि जो भी विमान इन्हें पैदा कर रहा है वो अब एक ऑपरेशनल विमान है। 1992 की गर्मियों में कई प्रत्यक्ष गवाह सामने आए, जिनमें कैलिफोर्निया के पर्यवेक्षक भी थे, जिन्होंने XB-70 वल्किरी जैसे दिखने वाले विमान को देखा, जिससे ऑरोरा की तुलना होती है। 1993 में ऑरोरा के लिए बहुत कम सबूत हैं। 1994 की जानकारी भी अधिकतर अनुमानित है। 1993 में अमेरिकी वायुसेना ने एरिया 51 के पास 4000 से ज्यादा एकड़ जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 1995 और 1996 के दौरान केवल संदिग्ध देखे जाने की घटनाएं और ध्वनि की गति से तेज धमाकों की और अधिक रिपोर्टें ही सामने आईं। स्पष्ट रूप से ऑरोरा का स्वर्णकाल 90 के दशक की शुरुआत में था और यह कार्यक्रम या तो दशक के अंत तक बंद कर दिया गया या फिर दृश्य रूप से देखे जाने से बचने के लिए बहुत अधिक सतर्क हो गया।
और जो ध्वनि की गति से तेज धमाके सुने जा रहे थे। ये ऑरोरा जासूसी विमान की समय रेखा है, जिसकी फंडिंग 1985 में शुरू हुई और 1996 के बाद ये गायब हो गया। इसकी रिपोर्टें अमेरिका के पश्चिमी तट और ग्रेट ब्रिटेन के किनारों पर आई थीं। और भी संदिग्ध रूप से ध्वनि की गति से तेज धमाकों को अक्सर ऑरोरा से जोड़ा गया, जबकि इसके समर्थन में कोई दृश्य प्रमाण नहीं था, जिसमें नीदरलैंड्स की एक घटना भी शामिल है। अगर ऑरोरा वास्तव में मौजूद था, तो संभवतः वह इन ध्वनि धमाकों में से कुछ का कारण था, लेकिन सभी का नहीं। लेकिन यही तो सवाल है ना? क्या ऑरोरा सच में कभी अस्तित्व में था? ऑरोरा के पक्ष में तर्क। पहला सवाल जो हमें जवाब देना है वो ये है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी किसी विमान को बनाने में असमर्थ था? पूरी बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर सेना तकनीकी रूप से ऑरोरा जैसी किसी विमान को बनाने में सक्षम नहीं थी। इसका जवाब सौभाग्य से काफी स्पष्ट है। ऑरोरा को बनाने की तकनीक 1980 के दशक के अंत तक पूरी तरह से मौजूद थी और संभवतः उसी समय इसका निर्माण हुआ था। याद रखें, कहा जाता है कि ऑरोरा का आकार XB-70 वल्किरी जैसा था, जो 1950 के दशक में बना था। ऑरोरा का कोणीय त्रिकोण डिजाइन नया था, लेकिन 30 साल की विमानन प्रगति के बाद विमान के आकार में बदलाव होना आश्चर्यजनक नहीं है। ऑरोरा टोही वाहन था और वल्किरी बॉम्बर, जिससे उनके डिजाइन में अंतर साफ दिखता है। सोनिक बूम और दृश्य रिपोर्टों के आधार पर अनुमान है कि ऑरोरा की गति मच 6 से 8 थी, संभवतः इससे तेज भी हो सकती है। उसी वक्त जब ऑरोरा कथित रूप से सक्रिय था, अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित X-33 सब ऑर्बिटल स्पेस प्लेन था। दिलचस्प है कि X-33 का त्रिकोणीय डिजाइन, कटे पंख और विंगलेट्स ऑरोरा से मिलता जुलता था। X-33 माक 13 या उससे ज्यादा की रफ्तार तक जा सकता था, इसलिए ऑरोरा की माक 6-8 की गति संभव थी। इस विमान की तकनीकी जानकारी कम है, जिससे ऑरोरा की क्षमताओं को लेकर अस्पष्टता है, पर इसमें संदेह नहीं कि ऐसा विमान 80 के दशक में बन सकता था। ऑरोरा के अस्तित्व का सबसे ठोस प्रमाण है कि अमेरिकी सरकार ने इसके लिए भुगतान किया था। चाहे अमेरिकी बजट में वो लाइन आइटम किसी विशेष विमान का नाम हो, वाहनों की एक श्रेणी हो या किसी अन्य गुप्त कार्यक्रम के लिए एक आवरण हो, यह स्पष्ट है कि ऑरोरा नाम की किसी चीज के लिए बहुत बड़ी राशि में फंडिंग की गई थी। कुल खर्च $2.2 बिलियन था, लेकिन यह मामूली रकम नहीं है, सेना के लिए भी नहीं। बजट ऑरोरा के दृश्य और श्रव्य सबूतों से अच्छी तरह मेल खाता है। 1987 में उत्पादन शुरू होना था और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि अमेरिकी सेना के पास 1990 तक कार्यशील मॉडल आ सकता है। यह 1990 के दशक की शुरुआत में त्रिकोणीय विमानों से सोनिक बूम की रिपोर्टों में अचानक वृद्धि से मेल खाता है, जो 1992 में चरम पर थी। और जबकि एक उन्नत विमान की अफवाहें, जिसे सनसनीखेज मीडिया रिपोर्टों ने हवा दी, कहानी से आगे निकलने की कोशिश में सामान्य घटनाओं को गलत तरीके से जोड़ने का कारण बन सकती हैं। पहले से ज्ञात विमानों व सोनिक बूम्स को ऑरोरा से जोड़ना नहीं बताता कि विमान अमेरिका और यूके दोनों में क्यों देखा गया। एक गुप्त जासूसी विमान की अपुष्ट अफवाहों के पास दक्षिण पश्चिम के बाहर दूर दूर तक फैलने का बहुत कम कारण है, और बिना किसी ठोस सबूत के तो किसी दूसरे महाद्वीप तक पहुंचना तो और भी मुश्किल है। दोनों देशों में दिखने का मतलब है कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, इसमें सच्चाई भी थी। ब्रिटेन सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऑरोरा के देखे जाने की रिपोर्टों को कम करके दिखाया, लेकिन अंदरूनी तौर पर इन्हें गंभीरता से लिया। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध के बाद जारी दस्तावेजों से पता चला कि इन अफवाहों की जांच से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया। अमेरिका ने ऑरोरा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है कि रिपोर्टें इतनी विश्वसनीय थीं कि ब्रिटेन अपने सबसे करीबी सहयोगी की ईमानदारी पर शक कर रहा था। ऑरोरा के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष सकारात्मक सबूत मिलना मुश्किल है, लेकिन इन अफवाहों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यवहार भी निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। अमेरिका ने हमेशा ऑरोरा विमान के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन वे इससे जुड़ी अफवाहों को गलत साबित करने में रुचि दिखा रहे हैं। जैसे जिम मरे के भूकंपीय सबूतों में हुआ, वैसे ही वायुसेना भी ऑरोरा की रिपोर्टों को खत्म करने में रुचि रखती है। जिम मरे के पास अपने डेटा को गलत पेश करने का कोई कारण नहीं है, जबकि सेना के लिए अपने टॉप सीक्रेट जासूसी विमान की जानकारी छुपाना सच छुपाने का मजबूत कारण हो सकता है। अमेरिका ने अपने सैन्य विमानों की सच्चाई अक्सर छुपाई है। ब्लैकबर्ड याद है, जिसका विकल्प ऑरोरा को माना जाता था। सरकार ने भी शुरू में इसके अस्तित्व से इनकार किया था, जबकि इस विमान को वियतनाम युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में मिशन करते हुए देखा गया था। अंत में कुछ और परिस्थितिजन्य सबूत है
जो सीधे तौर पर ऑरोरा की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि इस विचार की ओर संकेत करते हैं कि जब यह कथित रूप से सक्रिय था, उस समय विमानों का विकास और निर्माण गुप्त रूप से हुआ था। सबसे पहले नेवादा के एरिया 51 में जमीन का विस्तार और नए हैंगरों का निर्माण किया गया था। हालांकि सरकार ने जाहिर तौर पर कोई प्रेस बुलेटिन जारी नहीं किया जिसमें कहा गया हो कि यह गुप्त ऑरोरा परियोजना के लिए है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि उसी समय साइट पर काम तेज हो गया था जब नेवादा और कैलिफोर्निया के निवासियों ने सोनिक बूम्स सुनना शुरू किया था। दूसरा है स्टेल्थ विमान विकास घोषणाओं में अजीब अंतराल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 90 के दशक में F-117 AB-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जैसे स्टेल्थ विमानों को स्वीकार किया था और हाल ही में 2022 में B-21 रेडर की घोषणा की। इसका मतलब है कि 3 दशकों तक अमेरिका कोई भी स्टेल्थ विमान विकसित नहीं कर रहा था। आप कह सकते हैं तकनीक बढ़ गई और वे पुराने हो गए, तो फिर 2022 में नया क्यों बना? या तो 30 साल का विकास अंतराल है या किसी चीज ने उसे भर दिया है जिसका हमें पता नहीं। बिल स्वीटमैन, जिन्होंने ऑरोरा पर बाकायदा किताब लिखी, ने 2006 में कहा था कि मेरी जांच में लगातार मौजूदा गतिविधि के सबूत मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कई साल सैन्य बजटों को छानने, न ढूंढे जा सकने वाले डॉलर और कोड नामों को ट्रैक करने में बिताए, जिससे मैंने यह सीख लिया कि पैसा कहां जा रहा है, इसे कैसे छाटा जाए। इस साल जब मैंने एयरफोर्स के संचालन बजट को विस्तार से देखा तो मुझे 9 अरब डॉलर का एक ब्लैक होल मिला जो ऑरोरा जैसे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगता है। उद्धरण समाप्त। ऑरोरा पर अपनी राय देते हुए उन्होंने फिर से उद्धृत करते हुए कहा, आखिर सवाल यह है, क्या ऑरोरा वाकई मौजूद हैं? सालों की खोज के बाद मुझे लगता है कि ऑरोरा एक सक्रिय विकास है जिसे हालिया प्रगति ने प्रेरित किया है, जिससे तकनीक अब उस महत्वाकांक्षा के बराबर है जो प्रोग्राम की शुरुआत में थी। उद्धरण समाप्त। बस इतना ही। ऑरोरा के अस्तित्व के पक्ष में तर्क, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कई कारण हैं ये मानने के लिए कि ये जासूसी विमान महज एक मिथक है। ऑरोरा के खिलाफ तर्क। हालांकि कुछ लोग विश्वास करते हैं, आधिकारिक राय है कि ऑरोरा कभी अस्तित्व में नहीं था और ये सिर्फ रिकॉर्ड की गलतफहमी का नतीजा है। ऑरोरा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिकी सरकार ने उसके अस्तित्व से कई बार इनकार किया है। हालांकि सेना के पास जासूसी विमान को जनता से छुपाकर रखने का कारण हो सकता है, हमें यह भी मानना होगा कि सेना अक्सर अपने हथियारों और तकनीक में नए विकास की घोषणा करती है और उन्हें दिखाती भी है। हमने कई ऐसे विमानों का जिक्र किया है जिनकी क्षमताएं और ऑरा जैसी या उससे बेहतर हैं और उन्हें सेना की गुप्त तकनीक नहीं माना गया, कम से कम 40 साल बाद तक। और उस बजट लाइन का क्या जिसमें दिखाया गया था कि कांग्रेस और ऑरा प्रोजेक्ट को फंड करने में बड़ी रकम खर्च कर रही थी? ये तो बड़ा सबूत था कि ऑरोरा किसी रूप में मौजूद था। हालांकि 1994 में लॉकहीड मार्टिन के स्कैंकवर्थ के पूर्व निदेशक बेन रिच की एक आत्मकथा में उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी गलतफहमी को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि ऑरोरा शब्द सिर्फ एक फंडिंग कोड नेम था जो एयरफोर्स के ब्लैक प्रोग्राम के तहत चल रहे B-2 विमान प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की फंडिंग सुनवाई में ये नाम किसी तरह सामने आ गया। मीडिया ने ऑरोरा आइटम को बजट में देख अफवाह फैला दी कि ये स्कैंकवर्क्स का अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक विमान बनाने वाला टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। यह कहानी अब भी है, जबकि ऑरोरा B-2 प्रतियोगिता फंडिंग का कोड नाम था। उद्धरण समाप्त। लॉकहीड मार्टिन के निदेशक के मुताबिक ऑरोरा की अफवाहें एक गलती का परिणाम हैं। बजट के सार्वजनिक होने पर और ऑरा नाम जुड़ने से यह भ्रम हुआ कि अमेरिका नया हाइपरसोनिक जासूसी विमान बना रहा है। फिर से उद्धृत करते हुए, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मीडिया में से कुछ ही लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन हाइपरसोनिक विमान के लिए कोई कोड नाम नहीं है क्योंकि ऐसा कोई विमान है ही नहीं। उद्धरण समाप्त। रिच का दावा सही लगता है क्योंकि बजट की संख्याएं एक विमान को फंड करने के हिसाब से अजीब है। 1986 में $80 मिलियन का शुरुआती निवेश कोई छोटी रकम नहीं थी, फिर भी वह उस समय तुलनात्मक रूप से कम थी जब वे सिर्फ अनुसंधान और विकास के चरण में थे। इसके विपरीत 1987 के लिए आवंटित $2.2 बिलियन एक बहुत बड़ी राशि है, जो ऐसे विमान के उत्पादन के लिए जरूरी रकम से काफी ज्यादा है। ये रिच के दावे को विश्वसनीयता देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि 1985 की बजट रिपोर्ट में ऑरोरा लाइन आइटम किसी विशेष तकनीक के विकास और उत्पादन से कम
और कई परियोजनाओं के लिए एक साझा नाम के रूप में अधिक था। इसी से जुड़ा हुआ, अगर अरोरा वास्तव में मौजूद है या कभी थी, तो इसका मतलब है कि सरकार अब भी अरोरा की सच्चाई को जनता से छुपा रही है। लेकिन क्यों? यहां तक कि अरोरा के सबसे बड़े समर्थकों ने भी माना कि 90 के दशक में विमान के सोनिक बूम्स कम हो गए थे। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया या फिर दूसरी तकनीकों के कारण यह अप्रासंगिक हो गया। अरोरा प्रोजेक्ट के पैमाने के बारे में सोचिए। यह कम से कम $2.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। हमें नहीं पता कि यह फंडिंग पूरे प्रोजेक्ट की पूरी अवधि के लिए थी, कुछ निश्चित वर्षों के लिए थी या सिर्फ 1987 के लिए थी। लेकिन चाहे आप इसे जैसे भी देखें, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें ढेर सारा विशेष उपकरण, सुविधाएं और हजारों लोगों की मेहनत शामिल होती। इन सब के बावजूद न कोई विसल ब्लोअर सामने आया, न गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक हुए, न जनता ने अरोरा विमान के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत दिया। यह अजीब है कि सरकार पुराने विमान के अस्तित्व से इनकार करती है और इतने गवाहों व अटकलों के बाद भी कोई विसल ब्लोअर सामने नहीं आया। इन चश्मदीद गवाहों की रिपोर्टें भी जांच से परे नहीं हैं। सबसे अहम गवाहियां, यानी जिन्होंने अरोरा का त्रिकोणीय आकार देखा, आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति से मिलती हैं और ये बहुत कम है। कुछ लोगों की बातों पर यकीन करना मुश्किल है, जिन्होंने अक्सर अरोरा को बहुत अलग अलग रफ्तारों पर चलते हुए देखा और उसके डिजाइन का भी एक दूसरे से थोड़ा अलग वर्णन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन गवाहियों के साथ कोई भौतिक सबूत भी नहीं है। जहां हम 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत के लोगों को माफ कर सकते हैं कि उनके पास हमेशा जेब में कैमरा नहीं होता था, जैसा कि आज हमारे पास है, वहीं इसका मतलब यह भी है कि अरोरा के उड़ान भरने की एक भी पक्की तस्वीर मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ कलाकारों की कल्पनाएं और उन कथित अरोरा मुठभेड़ों की यादों पर आधारित व्याख्याएं हैं, जिनकी जानकारियां कई बार एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ध्वनि विस्फोटों में बढ़ोतरी की रिपोर्टों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कई लोगों ने इन्हें सुना और भूकंपीय रिपोर्ट्स ने पुष्टि की। हालांकि इन रिपोर्ट्स को अरोरा से निश्चित रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। हम जानते हैं कि अरोरा की सबसे ज्यादा गतिविधि के समय अमेरिका के पास कई ऐसे विमान थे जो ध्वनि से तेज उड़ सकते थे। ध्वनि विस्फोट किसी भी सार्वजनिक रूप से ज्ञात विमान के कारण हो सकते हैं। अरोरा लेजेंड्स का एरिया 51 से भी संबंध है। एरिया 51 नेवादा में अमेरिकी वायुसेना का बेस है, जो अपनी गतिविधियां गुप्त रखता है और आम लोगों को दूर रखता है। हालांकि वर्षों से ये बेस हर तरह की साजिशी थ्योरी के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एरिया 51 में एलियन अंतरिक्षयान को रखने या उनकी जांच करने या यहां तक कि खुद एलियंस को भी रखने में शामिल रहा है। मौसम में हेरफेर, टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन तकनीक पर शोध करना, एक गुप्त विश्व सरकार की बैठक का स्थान और ऐसी ही कई और बेतुकी बातें। अरोरा से जुड़ी थ्योरीज जोड़ने से पहले ही ये सूची काफी लंबी है। हालांकि अरोरा एरिया 51 से जुड़ी कम अजीब साजिशों में है, लेकिन यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि यह विमान उसी जगह से जुड़ा है जो साजिशी थ्योरीज के लिए सबसे मशहूर है। कई लोगों के लिए अरोरा का अस्तित्व औखम के उस्तरे जैसा मामला है। जब दो विरोधी थ्योरी हों तो कम अनुमान वाली थ्योरी चुननी चाहिए। सरकार ने हमेशा अरोरा के अस्तित्व को नकारा है, जबकि ऐसे अन्य विमानों को मान्यता दी है। 1985 की बजट रिपोर्ट में अरोरा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दी गई थी, जिसका बाद में ठोस कारण सामने आया। यह किसी विमान का नाम नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स का कोड वर्ड था। मामला खत्म। अरोरा कभी थी ही नहीं, है ना? क्या अरोरा अस्तित्व में थी? ये दोनों ही प्रतिस्पर्धी मामले हैं। दोनों के पास अपने अपने विश्वसनीय तर्क हैं और दोनों की दलीलों में कमियां भी हैं। सब कुछ मिलाकर हमारे पास क्या बचता है? क्या ये वास्तव में अस्तित्व में था? ये इस पर निर्भर करता है कि आप अस्तित्व को कितनी सख्ती से लेते हैं। क्या अरोरा नाम का कोई जासूसी विमान शोध के बाद बनाया गया, सेवा में आया और फिर 90 के दशक के मध्य में रिटायर हुआ? शायद नहीं। संभवतः बजट लाइन B2 परियोजना का कोड नाम है, जैसा बेन रिच ने अपनी आत्मकथा में कहा था। यह परियोजना 1985 के बजट के सार्वजनिक संस्करण में थी या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी रकम खर्च हुई उससे लगता है कि ये विमानों की सिर्फ एक ही श्रृंखला के लिए फंडिंग नहीं थी। 40 साल की अटकलों के बावजूद कोई विसल ब्लोअर सामने नहीं आया जो इसके अस्तित्व के खिलाफ मजबूत सबूत है। हजारों लोगों के प्रोजेक्ट पर काम करने के बावजूद कोई सामने नहीं आया, ये असंभव लगता है।
बिल रिच अपनी आत्मकथा में ऑरोरा को गलत साबित करने में खुश थे। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में सच क्यों नहीं बताया? ऑरोरा नाम भी संदिग्ध है। हालांकि सैन्य वाहनों के नामकरण की परंपराएं समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती हैं, लेकिन विमानों के नामों में कुछ थीम आमतौर पर देखने को मिलती हैं, खासकर उस दौर में जब माना जाता है कि ऑरोरा का निर्माण हो रहा था। और उसके बाद भी लड़ाकू विमानों के नाम अक्सर आक्रामक रखे जाते हैं। शिकारी पक्षियों के नाम आमतौर पर चुने जाते हैं, जैसे कि F-15 ईगल या F-22 रैप्टर। F-35 लाइटनिंग 2 शिकारी पक्षी नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रामक शक्ति का एहसास कराता है। स्टेल्थ विमानों को अक्सर रात या रहस्य से जुड़े नाम दिए जाते हैं, जैसे F-117 नाइटहॉक या B-2 स्पिरिट। जहां पौराणिक संदर्भ जैसे C-130 हेरक्युलिस मौजूद हैं, वहीं ऑरोरा, जो सुबह की देवी का रोमन नाम है, फिर भी थोड़ा अजीब लगता है। उनका युद्ध से संबंध नहीं, और डॉन सुबह है, यानी रात का अंत। इसलिए ये नाम स्टेल्थ विमान के लिए उपयुक्त नहीं लगता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सेना ने इस विमान के लिए नामकरण परंपरा क्यों नहीं अपनाई, जबकि इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जाती है। ऐसा लगता है कि ऑरोरा नाम का कोई जासूसी विमान शायद था ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो क्या यह संभव है कि 1985 से 1995 के दौरान कोई गुप्त विमान या विमान का प्रोटोटाइप सक्रिय सेवा में रहा हो? और ये बात ज्यादा तर्कसंगत लगती है। नेवादा व दक्षिणी कैलिफोर्निया के निवासियों द्वारा सुने गए बढ़ते ध्वनि विस्फोट दर्शाते हैं कि 80 के दशक के अंत तक कुछ बदल चुका था। ऑकम्स रेजर के अनुसार सोनिक घटनाओं की बढ़ोतरी का सबसे सरल कारण है कि एयरफोर्स ने नया जासूसी विमान जो साउंड बैरियर पार कर सकता है, ज्यादा टेस्ट किया। हालांकि ऑरोरा जैसे विमान के प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक विश्वसनीय बयान जरूर है, और वो सबसे शुरुआती में से एक था, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था। नॉरफॉक यूके से 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी गैस रिग पर काम करते हुए क्रिस गिब्सन ने उड़ते हुए 3 विमान देखे। उनमें से 2 को उन्होंने F-111 के रूप में पहचाना, लेकिन तीसरे को वो पहचान नहीं सके। उन्होंने उसके अजीब त्रिकोणीय आकार पर ध्यान दिया और ये भी देखा कि ईंधन भरने के बाद विमान इंग्लैंड की दिशा में चले गए। गिब्सन कोई आम गवाह नहीं थे। उनके पास रॉयल ऑब्जर्वर कॉर्प्स में 10 साल से ज्यादा का अनुभव था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ROC एक नागरिक रक्षा संगठन है जिसे ब्रिटिश हवाई क्षेत्र में विमानों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनकी सूचना देने का कार्य सौंपा गया है। हर तरह के विमानों के साथ उनके अनुभव को देखते हुए यह उल्लेखनीय है कि वह त्रिकोणीय विमान की पहचान नहीं कर पाए या किसी ऐसे विमान का नाम भी नहीं बता पाए जो उसकी तरह दिखता हो। घटना पर बात करते हुए गिब्सन ने कहा, इसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं था और मुझे लगा कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। ब्रिटेन सरकार ने अमेरिकी स्टेल्थ विमानों की घुसपैठ की आशंका को गंभीरता से लिया था, जिससे गिब्सन का बयान और विश्वसनीय लगता है। समय भी अजीब तरह से संयोगपूर्ण है। 1985 के बजट में असली ऑरोरा विमान का जिक्र नहीं है, लेकिन 1987 में आई बड़ी धनराशि 1989 से बढ़ती देखे जाने की रिपोर्टों और सोनिक बूम की बढ़ती घटनाओं से मेल खाती है। यह दर्शाता है कि 80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जासूसी विमान का निर्माण और परीक्षण हुआ था। सबूतों से लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने ध्वनि की गति पार करने वाले विमान का परीक्षण किया था और उसे तैनात भी किया था, जिसे 90 के दशक के मध्य में या तो रद्द कर दिया गया या किसी नई तकनीक ने बदल दिया। भले ही ऑरोरा नाम का विमान शायद अस्तित्व में ना रहा हो। अंत में ऑरोरा का अस्तित्व देखने वाले की नजर पर निर्भर है। दोनों पक्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और यह कहना कि ऑरोरा नाम का कोई जासूसी विमान सक्रिय सेवा में आया था थोड़ा संदिग्ध है। लेकिन यह मानना कि किसी न किसी प्रकार का जासूसी विमान तथाकथित ऑरोरा के चरम समय के दौरान परीक्षण और तैनात किया गया था कहीं अधिक मजबूत आधार पर है। यह पूरी तरह साबित करना कि कोई चीज मौजूद नहीं है लगभग नामुमकिन है। अगर ऑरोरा सच में है तो अमेरिकी सरकार इसे नकारने में संतुष्ट दिखती है। यहाँ तक कि ऑरोरा समर्थक भी मानते हैं कि यह विमान 90 के दशक के मध्य में सेवा से बाहर हो गया था, इसलिए हमें इसका निश्चित जवाब शायद कभी न मिले। ऑरोरा वैसे ही बनी रहेगी जैसी वो है, एक जासूसी विमान जो शायद मौजूद है या शायद नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।